गर्ल्स हमने ये तो देख लिया कि पोर्टफोलियो क्या होता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर आज मेरे पास $50 हैं तो मैं उसको एक जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 बैग्स हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ उसको एक ही बैग में डाल देती हूँ। उस एक बैग में 50 डालने के बजाय मैं क्या कर सकती थी, डिफरेंट बैग्स में पैसा डालती। उससे होगा क्या, अगर मेरा एक बैग जो है वो गिर जाता है या चोरी हो जाता है तो अगर 50 रुपये उसी में होते तो मेरे सारे के सारे पैसे डूब जाने थे। उससे बेटर ये था कि मैं उसको डिफरेंट बैग्स में थोड़ा थोड़ा रखती। फॉर एग्जांपल बैग ए जो था मेरे पास उसमें मैंने जो है वो रख लिए $10। उसके अलावा जो मेरे पास बैग बी है उसमें मैंने रख लिए हैं $20, और जो मेरा बैग सी है उसमें भी मैंने रख दिए हैं $20। मतलब मैंने अपनी गिवन अमाउंट को डिफरेंट जगह पर क्या कर लिया है, सेव रखा है। ठीक है, इनमें से अगर एक बैग मुझसे ड्रॉप हो जाता है, यहाँ चोरी हो जाता है, तो उसमें से नुकसान मुझे, फॉर एग्जाम्पल मेरा बी वाला बैग जो है वो चोरी हो गया, ठीक है, मेरे $20 ही गिरे, लेकिन अगर मैं इसी में ही 50 डाल देती तो मेरे पूरे के पूरे 50 रुपये ज़ाया हो जाने थे। कंपनीज में भी ऐसे ही होता है कि अगर कोई इन्वेस्टर है और उसके पास एक गिवन अमाउंट है तो वो एक कंपनी के शेयर्स परचेज करने के बजाय डिफरेंट कंपनीज के शेयर परचेज कर सकता है, या फिर एक ही कंपनी के डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स परचेज कर सकता है, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सके। डाइवर्सिफाई करने का मतलब होता है ना, मुंतशिर कर देना, फैला देना। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही किया जाता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर देते हो। इससे होता क्या है, आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर देते हो। रिस्क को रिड्यूस करने का भी हमने देख लिया कि किस तरह से आप अपने रिस्क को रिड्यूस करते हो, कोरिलेशन की वजह से। ठीक है, तो वो सारा कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया है। अब हम कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। गर्ल्स, कैलकुलेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सिंगल अमाउंट की बात करूं, जो कि हम पहले आपको सारी कैलकुलेशंस मैंने बताई थी और जिस तरह से हम उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, आपको मैंने कहा कि आपके पास गिवन वेरिएबल्स होती हैं। वेरिएबल्स क्या होंगी, जो आपको फ्यूचर में आपको कैश फ्लोज रिसीव होने हैं। ठीक है, वो आपको फॉर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 हर साल के जो है वो गिवन होते हैं। ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स, जिनको हम अपनी अगर मैथमेटिकली लिखें तो इनको हम एक्स के तौर पर मेंशन करते हैं। तो सिंगल अमाउंट के लिए आपका कैलकुलेट करना इजी रहता है कि आप इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हो अपनी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ और आप जो है उनका रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में एक एसेट तो है ही नहीं, ये तो आपकी एक एसेट में आएगा ना, एक एसेट के डिफरेंट शेयर्स के रिटर्न। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल, मैं एसेट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ, ये आपकी फाइनेंशियल एसेट हैं जिनको हम सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बल्कि मल्टीपल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो जब हम पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने लगेंगे तो वो कैसे करेंगे, पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। आर बार कैलकुलेट करना है हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आर पी यूज़ कर रही हूँ। आर पी स्टैंड्स फॉर पोर्टफोलियोज रिटर्न। इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ W मल्टीप्लाइड बाय R। अब यहाँ पर R आपके रिटर्न्स हैं, W आपके वेट्स हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिंगल अमाउंट की बात करूँ तो सिंगल अमाउंट के लिए हम R बार का क्या फार्मूला यूज़ करते थे, हम जो है सम ऑफ R मल्टीप्लाइड बाय P यूज़ करते थे। ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वेटेड एवरेज मीन है और P का मतलब क्या है, वेट्स है। अब यहाँ पर हम सिंगल अमाउंट की बात कर नहीं रहे, हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो हम वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ। ठीक है, जहाँ पर जो चेंज आया है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी और डब्ल्यू में है, मतलब वेट्स में है। अब ये वेट्स होंगे क्या, वहाँ पर तो प्रोबेबिलिटीज़ थी ना, यहाँ पर वेट्स का क्या मतलब होगा, यहाँ पर वेट्स का मतलब होगा इक्वल प्रपोर्शन ऑफ टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन ईच योर सिक्योरिटी। मतलब अगर आपने 3 जगह पर इन्वेस्टमेंट की है, शेयर जो है किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज कर लिए, किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये आपके पास 3 सिक्योरिटीज़ होगी ना, जगह जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने अपनी डाइवर्सिफिकेशन 3 पर की है, या आपका एक पूरा क्या बन जाएगा, पोर्टफोलियो बन जाएगा। आपका पोर्टफोलियो 3 सिक्योरिटीज़ पर कंसिस्ट करता है। अब जितने पैसे इसके टोटल होंगे, मतलब मैंने फॉर एग्जांपल कंपनी ए में इन्वेस्ट किए हैं $50, कंपनी बी में मैंने इन्वेस्ट किए हैं $100 और कंपनी सी में मैंने इन्वेस्ट किए हैं $20। तो टोटल जो है इन सब का टोटल वो कितना होगा, मेरी टोटल पोर्टफोलियो कितनी की होगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मेरी होगी, इन सब को ऐड करने के बाद आएगी, वो हो जाएगी $170 की। ठीक है, इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। ये जो आपके नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, डाइवर्सिफिकेशन। टोटल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मेरे पास $170 है। अब मैंने जो कैलकुलेट करना है वो वेट्स कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर वही हम रेशियोज जैसे कैलकुलेट करते हैं वही काम करेंगे।
आपको मैंने रेशोज़ कैलकुलेशन बताई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 2:1 है तो आपको कैसे पता चलेगा किसका कितना पोर्शन है। आप इन दोनों को करते हो ऐड, जो भी आपका टोटल आता है, अगर आपने इस वाले का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स फॉर ए एंड इट्स फॉर बी, ए का प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है तो आप उसके वाली निस्बत को डिवाइड कर दोगे टोटल के साथ और मल्टीप्लाई कर दोगे जोन सी भी अमाउंट आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जिसका आपने वेट कैलकुलेट करना है। बात की समझ आई? ये आपको चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता रही। हम अपने पोर्टफोलियो के वेट्स कैलकुलेट करने के लिए भी यही फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो मैंने अभी आपके सामने पीछे एग्जांपल रखी कि आपके पास 3 सिक्योरिटीज़ हैं ए, बी एंड सी, इनमें रेशो क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि जो मैंने ए में इन्वेस्टमेंट की है वो $50 की है, जो बी में इन्वेस्टमेंट की है वो $100 की है, सी में जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो $20 की है। मुझे नहीं पता कि इन सब में प्रोपोर्शन कितना है, इन सब में रेशो कितनी है, तो वो रेशो भी कैलकुलेट की जा सकती है। हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम इन सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इन सब को अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास अमाउंट बन जाती है 170। ठीक है, अगर मैंने ए का रेशो कैलकुलेट करनी हो तो क्या करूँगी, 50 को डिवाइड कर दूँगी टोटल के साथ। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0.294। इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितने परसेंट बनेगा, 29.4%। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बी वाली के लिए कैलकुलेट करूँ तो बी के लिए क्या करूँगी, 100 को डिवाइड करूँगी 170 से, 100 को डिवाइड कर देंगे जब आप 170 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो वो आपके पास आ जाएगा 58.8%। ठीक है, उसी तरह से मैं सी के लिए भी कैलकुलेट करूँगी। सी का आप क्या करोगे, 20 को डिवाइड कर दोगे 170 के साथ और मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो उसका कितना परसेंट बनेगा, इट विल बी 11.7%। ठीक है, सी के लिए अगर मैं इन सबको इकट्ठा लिखूँ, जैसे ये मैंने सारे राउंड ऑफ फिगर्स लिख दिए हैं, हर किसी का प्रोपोर्शन मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। अगर मैं इन सब को ऐड करूँ, इन सब अमाउंट्स को, तो मेरे पास आंसर जो है वो 100% आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट प्रोपोर्शंस हैं। अगर आप इन सब को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 100%। ठीक है, यही कहलाते हैं आपके वेट्स। अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये आपकी एग्जांपल जो मैंने आपको बताई थी कि आपने ए में जो इन्वेस्टमेंट की है वो $50 की है, बी में इन्वेस्टमेंट आपने $100 की है, सी में इन्वेस्टमेंट आपने $20 की है, टोटल आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट $70 है। हमने अब हर किसी के वेट्स भी कैलकुलेट करनी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर वेट्स कैलकुलेशन सिखाई है, हमारे पास वेट्स भी आ गए, हम अपने रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कैलकुलेट कर लोगे अपने पोर्टफोलियो का। सिंपल अपने रिटर्न्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हो अपने वेट्स के साथ, और वेट्स को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हमने रिटर्न कैलकुलेट करना सीख लिया, लेकिन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। जैसे मैंने आपको जो है वो लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जो है अगर आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन ना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपके पास होता है सम ऑफ आर माइनस आर बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हो जब आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ गिवन ना हो। उस तरह से जब आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ गिवन नहीं होती। आप सिंपल क्या कर लेते हो, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसी फार्मूला से आप जो है वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हो और अपना स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये दो फार्मूलाज हैं आपके पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट में कि हम पोर्टफोलियो के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जब किसी भी पोर्टफोलियो के लिए आपने रिटर्न कैलकुलेट करना होगा तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, और किसी भी पोर्टफोलियो की जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यही फार्मूला यूज़ होते हैं आपकी जो है वो रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए। अब आपको ये भी पता है कि हम जब पोर्टफोलियो की बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कोरिलेशन का। ठीक है, इसको कोरिलेशन भी कहा जाता है, इसको कोवेरिएंस भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक ग्राफ देख लो, एक सिक्योरिटी है जो कि कभी प्रॉफिटेबल में जा रही है, कभी नेगेटिवली जा रही है, कभी प्रॉफिटेबल जा रही है, कभी नेगेटिव जा रही है। फॉर एग्जांपल इस सिक्योरिटी का नाम मैंने रख दिया ए।
ठीक है। अब मैं किसी दूसरी सिक्योरिटी की बात करती हूँ। मैंने एक कंपनी ए के शेयर्स परचेज़ किए थे, कंपनी ए के ही मैं दूसरे शेयर्स परचेज़ कर लेती हूँ, या फिर कंपनी बी के शेयर्स परचेज़ कर लेती हूँ, जिसकी मूवमेंट भी सेम ऐसी ही है जैसे कि कंपनी ए के शेयर्स की है। मतलब जैसे वो अपर जाते हैं, जब उनके रिटर्न इंक्रीज़ होते हैं तो इनके भी रिटर्न इंक्रीज़ होते हैं, जब वो कम हो रहे होते हैं उसके रिटर्न्स, तो कंपनी बी के भी रिटर्न्स कम हो रहे होते हैं। मतलब दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, थोड़ी बहुत अमाउंट चेंज हो सकती है, लेकिन जो उनकी मूवमेंट है वो सेम है, ठीक है। दोनों एक ही तरह से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसका मतलब है कि ये क्या है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है। दूसरी साइड पे बात की जाती है एक सिक्योरिटी की, जिसका जो है वो इस तरह का कोई एक जो है रिटर्न और रिस्क का है कि कभी वो अपर जाती है, कभी वो लोअर जाती है। मैं कंपनी ए के शेयर्स परचेज़ कर लेती हूँ, साथ ही मैंने कंपनी बी के शेयर्स परचेज़ किए हैं। जो कंपनी बी है उसकी इंडस्ट्री अलग है, इस वजह से उसके रिटर्न का जो स्केड्यूल है वो डिफरेंट होता है। मतलब जब कंपनी ए के रिटर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपर वाले की तरफ है, तो जब कंपनी बी के क्या होंगे, कम हो रहे होंगे। जब कंपनी ए के रिटर्न्स कम हो रहे हैं, कंपनी बी के रिटर्न ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर कम ऐसे वाला, जब ये दोनों एक दूसरे सी डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, डायरेक्शन सेम है, लेकिन नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। जब वो उसका रिटर्न ज़्यादा होता है तो कंपनी बी का रिटर्न कम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जब कंपनी ए का कम हुआ है तो कंपनी बी का रिटर्न ज़्यादा हुआ है, इसे कहते हैं नेगेटिवली कोरिलेटेड। हमारा मकसद क्या है कि हम नेगेटिवली कोरिलेटेड को परचेज करें। पॉजिटिवली कोरिलेटेड अगर हमें मिल जाती हैं तो जिनमें लीस्ट को वेरिएंस होगा हम उनको परचेज करेंगे, ठीक है। गर्ल्स, एक और बात माइंड में रखने, जितना कोवेरिएंस कम होगा उतना ही आपका रिस्क कम होगा। अब जो सिक्योरिटीज़ हैं जितनी नेगेटिवली होंगी उतना ही रिस्क उनका कम होगा, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा ये पॉजिटिवली और नेगेटिव के अलावा अगर हम देखें तो हम ये भी बात कर सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी में भी ज़ीरो किसी सिक्योरिटी में भी ज़ीरो कोवेरिएंस हो, मतलब दे बोथ मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उनमें किसी भी तरह का कोई रिलेशन है ही ना, ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, ठीक है। ये है डाइवर्सिफिकेशन, और जिस तरह से हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं सिंपली, ठीक है।